3D ग्राफिक्स रेंडरिंग के बारे में आज बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम शुरुआत करते हैं और शुरुआत में हम सोचते ये हैं कि किस तरीके से हम 3D दिखाएं और उसके बाद हम एंड में जब आते हैं तो आपके सामने रिप्रेजेंटेशन होता है आपके डिस्प्ले डिवाइस में कि आपको 3D दिखता है, 3D गेम्स होते हैं। तो किस तरीके से आप अपने 2D डिवाइस में 3D देख सकते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। तो शुरुआत में आपको बताऊंगा कहाँ से शुरुआत होगी, यानी कि इसको देखने के बाद 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग को आज देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि 3D ग्राफिक्स किस तरीके से 3D रिप्रेजेंटेशन करती है। इसमें मैं सारे आपको एल्गोरिथम्स बताऊंगा जो बेसिक यूज होते हैं। शुरुआत करते हैं। 3D कंप्यूटर ग्राफिक है क्या? ये एक साइंस है, एक स्टडी है और एक तरीका है किस तरीके से आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन 3D ऑब्जेक्ट का 2D इमेज में। तो सारी चीज जब आप प्लस एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आखिर तक आप सुनेंगे, आपको 3D ऑब्जेक्ट को या 3D सीन को आपको 2D में करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि 3D जब 2D में जाए तो भी 3D ही दिखे। 3D को 2D करना ऐसा नहीं कि आप जो एक कैमरे की इमेज ले ली आपने तो आपको 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन उसमें 3D का अनुमान नहीं होता है। अब जब आप 2D देखेंगे 3D ग्राफिक्स के तहत तो आपको 2D में भी 3D दिखाई देगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल ट्रिक्स यूज करेंगे, जैसे पर्सपेक्टिव है, शेडिंग है, जो आप आंखों से देखते हैं। आपकी आंख, आपकी दो आंखें हैं, इन दो आंखों से आप क्या करते हैं, डेप्थ का परसेप्शन लेते हैं। तो आप इन दोनों आंखों के कारण आप 3D वर्ल्ड देखते हैं। इन दोनों आंखों के कारण आप एक 3D वर्ल्ड देखते हैं और आज हम देखेंगे कैसे ये होता है। 3D ग्राफिक्स और फिजिक्स, 3D ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये करता क्या है, कोई भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर उठा लीजिए, ये सिमुलेट करता है। सिमुलेट मतलब जो एक्चुअल नहीं है, लेकिन वो आपको करके दिखाएगा कि देखिए रियलिटी में इस तरीके से होगा, ऑन ग्राउंड किस तरीके से आप उसको लैब में सिमुलेट कर सकते हैं। तो इन फिजिकल इंटरेक्शंस के बारे में बात हो रही है। तो हमारे पास स्पेस रिलेशंस होंगे और लाइट इंटरेक्शंस होंगे। हम कई केसेस में मटेरियल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे और जो ऑब्जेक्ट हैं उनके मूवमेंट्स को भी देखेंगे। जो 3D कंप्यूटर ग्राफिक्स के आपके गोल है, एम क्या है आपका, पहला तो यह है कि आपको विजुलाइज करना है, इमेजेस देखनी है और वो जो ऑब्जेक्ट्स या सब्जेक्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइजेबल होने चाहिए ताकि आप उसका कहीं उपयोग कर सकें। फोटो रियलिज्म है ताकि आप इमेज प्रोड्यूस कर सकें जो इंडिस्टिंग्विशेबल हो फोटोग्राफ से। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फोटो रियलिज्म की बात हो रही है। 3D ग्राफिक सिस्टम में कंपोनेंट क्या होते हैं? सबसे पहले 3D मॉडलिंग। आपको 3D मॉडलिंग में क्या करना है, 3D वर्ल्ड या सीन को पहले तो डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 3D मॉडल से। यानी कि मान लीजिए आपके पास ये एक बॉक्स है, ये एक 3D बॉक्स है, ये आपने एक मॉडल बनाया। कैसे मॉडल बनाया? आपने कुछ एजेस लिए, कुछ पॉइंट लिए, तो आपने मॉडल बनाया एक, इसे ही हम 3D मॉडलिंग कहते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स मॉडल बताऊं आपको, तो मान लीजिए कार का आपको करना है, किसी मशीन का मॉडल करना है, तो मशीन की मॉडलिंग 3D मॉडलिंग करेंगे पहले आप, फिर 3D रेंडरिंग करेंगे। रेंडरिंग का मतलब ये क्या है कि आप 3D मॉडल्स जो आपने बनाए हैं इसको इसी तरीके से, इसी प्रारूप में, इसी लुक में आपको 2D में कन्वर्ट करना है। इसे हम 3D रेंडरिंग कहते हैं। तो ये मैकेनिज्म है 3D रेंडरिंग जो रिस्पॉन्सिबल है 2D इमेज को लाने में 3D मॉडल्स के जरिए। 3D मॉडलिंग अब देखिए कहाँ से शुरुआत होती है, जो आगे की बात होगी वो सब इसके कारण शुरू हुई है। एक 3D ऑब्जेक्ट है, कैसे मॉडल करेंगे आप? मान लीजिए आपका ये 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे हम 2D ऑब्जेक्ट 2D कार्टेशियन सिस्टम में करते थे, वैसे 3D हम 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर लेंगे। अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आप 3D है उसमें अगर आप मान लीजिए एक स्फीयर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? x² + y² + z² = r², ये आपकी इक्वेशन है, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर आप इसको जो मैंने आपको बताया x² + y² + z², अगर आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को लें और आप रिप्रेजेंट करना शुरू किया आपने 3D ऑब्जेक्ट को, तो आपको बहुत बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन पावर की जरूरत है जो कि अभी तक विद्यमान नहीं है हमारे पास। हमने बहुत उन्नति कर चुके हैं, पर अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें इतनी कंप्यूटिंग पावर हमारे पास नहीं है। और खास तौर पे जो रियल टाइम एप्लीकेशन है, जहां हम गेमिंग कर रहे हैं या इंटरैक्टिव सिमुलेशन हो रही है, वहां पर आप इन 3D ऑब्जेक्ट्स को मैथमेटिकल इक्वेशन की डायरेक्ट यूज करके अगर आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो इट वुड बी इम्पॉसिबल टू रेंडर। तो अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? अल्टरनेटिव ये है कि आप पॉलीगन मॉडल्स बनाइए। यानी कि अब जो आपने पिछले फिगर में देखा था, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना छोड़ के हम इसको पॉलीगन से करेंगे। यानी आप कुछ पॉइंट्स उठाइए, कर्वेचर को छोड़ दीजिए,
यहाँ एक पॉइंट उठाइए, यहाँ एक पॉइंट उठाइए, यहाँ एक पॉइंट उठाइए, और ये तीनों को ट्राइंगल की तरह रिप्रेजेंट कर दीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे ट्राइंगल बना दीजिए। थोड़ा डिटेल कम है लेकिन ये एफिशिएंट है, कंप्यूटेशनली इनएक्सपेंसिव है। दूसरा आपके पास है, नेक्स्ट चीज आती है, मान लीजिए आपने पॉइंट से बना दिया, रियलिस्टिक कैसे दिखाएंगे इसको? उसके लिए आप टेक्सचर मैपिंग करेंगे, यानी कि जिस तरीके से हम साड़ी पहनते हैं उसी तरीके से ये जो स्फीयर है इस पे अगर हम ये ड्रेप करें, ड्रेप करना यानी साड़ी पहनना, इस टेक्सचर इमेज को इसके ऊपर अगर आप ड्रेप करेंगे तब आप ये देखिए आपको पूरा 3D व्यू मिल रहा है। तो ये टेक्निक है जिससे आप सरफेस, जो सरफेस कलर है उसको ऐड करते हैं विदाउट इंक्रीजिंग, आप कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज नहीं करें। मेन मुद्दा यह है कि 3D कंप्यूटेशनल पावर बहुत मांगती है, लेकिन यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी और ये इमेज आप मैप कर सकते हैं किस पे, देखिए इमेज हुआ और आपके रिजल्ट मिला, सरफेस ऑफ अ मॉडल। मॉडल आपने कैसे बनाया? मॉडल आपने पॉलीगन से बनाया। अब बात आती है 3D मॉडल से 2D इमेजेस कैसे लाएंगे। एक 3D वर्ल्ड या सीन, इसमें 3D मॉडल का कलेक्शन होता है, यानी कि अगर आप एक कोई भी सीन ले लें, आपने घर का सीन ले लीजिए, यहाँ पर आपका फ्रिज रखा होगा, यहाँ पर टीवी चल रहा होगा, यहाँ पर कुछ बक्से रखे होंगे, यहाँ पर कुछ और सामान रखा होगा, तो ये सब जो चीजें हैं इसमें 3D मॉडल्स रखे हैं आपके पास। तो अब जब इसकी बात हो रही है तो 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्पेसेस, हम खासतौर पे इसको 3D ग्राफिक्स में हम इन्हें स्पेसेस बोलते हैं। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आप देख रहे हैं ये स्पेसेस है, और इनको 3 डिफरेंट मॉडल जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस होंगे, दीज आर डिफाइंड फॉर डिफरेंट मॉडल रिलेटेड ऑपरेशंस। क्योंकि यहाँ पर हम मॉडल रिलेटेड ऑपरेशंस करेंगे तो आप 3D ग्राफिक्स की बात करेंगे तो 3 स्पेस की बात होगी, ऑब्जेक्ट स्पेस, वर्ल्ड स्पेस और स्क्रीन स्पेस। ऑब्जेक्ट स्पेस, ऑब्जेक्ट स्पेस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया ये आपका आइटम है, 3D मॉडल है, मैं इसके सेंटर पे जाता हूँ और यहाँ इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो स्पेसिफिक है इस 3D ऑब्जेक्ट के लिए उसे हम ऑब्जेक्ट स्पेस कहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट उसका खुद का एक ऑब्जेक्ट स्पेस होगा जिसका ओरिजिन ये होगा सेंटर, ऑब्जेक्ट का सेंटर उसका ओरिजिन होगा, और ये ऑब्जेक्ट सेंटर ये वो पॉइंट है जिसके अनुसार, जिसके अलाउ आप इस मॉडल को रोटेट करेंगे, मूव करेंगे और आदि इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे। अब दूसरा स्पेस, वर्ल्ड स्पेस। वर्ल्ड स्पेस क्या होता है? ये वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है 3D वर्ल्ड का जिसे रेंडर होना है, जिसकी हम रेंडरिंग करने वाले हैं। पोजीशन और ओरिएंटेशन सारे मॉडल्स का इस वर्ल्ड स्पेस के अनुसार होगा। मान लीजिए ये मॉडल आपका 3D मॉडल है और ये आपने वर्ल्ड स्पेस बनाया, तो सारी चीज इसके हिसाब से होगी, इसके रिलेटिव होगी, सेंटर ऑफ दी वर्ल्ड स्पेस। पोजीशन और ओरिएंटेशन जो वर्चुअल कैमरे का होगा, मान लीजिए कैमरा है आपका, तो जो पोजीशन और ओरिएंटेशन वर्चुअल कैमरे का होगा वो भी इसी वर्ल्ड स्पेस के अनुरूप होगा। आखिरी आता है स्क्रीन स्पेस, 2D स्पेस जो वो बाउंड्री बताएगा जिसकी इमेज आपको बनानी है, बाउंड्रीज ऑफ द इमेज टू बी प्रोड्यूस्ड। बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है जो इस पर अप्लाई की जाती है, एक करके हम देखेंगे। अब 3D ग्राफिक्स की भी मैथमेटिक्स देख लें, जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जैसे ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है, इस सब के लिए हम मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा का उपयोग करते हैं। ये 3D ऑपरेशंस है। तो हर एक ऑपरेशन ये कैसे अप्लाई किया जाता है? आप क्या करते हैं, जो 3D वर्टिसेस है उनको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपकी ये वर्टिसेस है, इनको आप अलग अलग वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा, रोटेशन मिलेगा, स्केलिंग मिलेगी, 3D रेंडरिंग। अब बात आती है 3D रेंडरिंग की, यानी आपका ये 3D है, अब इसको आपको 2D में दिखाना है। तो मैथमेटिकल मॉडल को जो वर्ल्ड का है इसको आप आउटपुट इमेज में दिखाने को हम 3D रेंडरिंग कहते हैं। इसमें कोर क्या है, यानी इसका बेसिक जो अंडरलाइंग थॉट है वो ये है कि ये प्रोजेक्शन करना है हमको। तो आप ये देखिए, यू आर प्रोजेक्टिंग दिस क्यूब, आप ये क्यूब को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस पे? आपके 2D सीन पे। तो कौन कौन से रेंडरिंग एल्गोरिथम होंगे? 2 जनरल अप्रोच होती है इसमें। आपके रेंडरिंग एल्गोरिथम या तो पिक्सल ओरिएंटेड हो सकते हैं या पॉलीगन ओरिएंटेड हो सकते हैं। रेंडरिंग एल्गोरिथम में जो पिक्सल ओरिएंटेड रेंडरिंग है उसमें रे ट्रेसर्स है, पॉलीगन में आपका स्कैन लाइन रेंडरिंग है। रे ट्रेसर, स्कैन लाइन रेंडरर्स ये बहुत पूछे जाते हैं। रे ट्रेसिंग कैसे हो रही है? यहां से लाइट शुरू हुई, यहां पर टकराई,
फिर यहाँ गई, फिर कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ फाइनली आंखों को ये मिला। तो ये जो रे ट्रेसिंग हो रही है, यहाँ से ट्रेस करें हम रे को, ये थियोरेटिकल लाइट रेस किस तरीके से ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो सीन में आपको दिख रहा है और प्रोजेक्शन प्लेन में कैसे आएगी, इसे हम रे ट्रेसिंग कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक। अब लिमिटेशन क्या है? एक तो बहुत बहुत कंप्यूटेशनली इंटेंसिव है ये। दूसरा, जो सारा का सारी जो इतनी सारी रेज आ रही है, बहुत सारी रेज है, ये फुल रे ट्रेसिंग इम्प्रैक्टिकल है रियल टाइम एप्लीकेशन में। दूसरा, जो मान लीजिए यहाँ पर आपके कुछ रिफ्लेक्शंस तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ इंटर रिफ्लेक्शंस भी हो रहे हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो आप देखिए जो शेड है ये कितना खराब आ रहा है, यानी कि बिल्कुल एक डिस्टिंक्शन दिख रहा है, क्योंकि अमूमन आमतौर पे ऐसा होता नहीं। तो ये इंटर रिफ्लेक्शंस नहीं लेता है, यानी इंटर रिफ्लेक्शंस जो डिफ्यूज लाइट का है उसको अकाउंट में लेता ही नहीं है, इसलिए आपको हार्ड शेडोज मिलती है। रेडियोसिटी क्या होती है? ये एक टेक्निक है, थोड़ा सा हम इस लिमिटेशन को जो रे ट्रेसिंग है उससे दूर कर सकते हैं। कैसे? तो रेडियोसिटी वो टेक्निक है जो मॉडल करती है इंटर रिफ्लेक्शंस है डिफ्यूज लाइट के, जो सरफेसेस है वर्ल्ड के और एनवायरमेंट के, उनके बीच बिटवीन द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड और द एनवायरमेंट। तो इनके बीच में जो डिफ्यूज लाइट का इंटर रिफ्लेक्शंस है उनको मॉडल करने के लिए आपके पास रेडियोसिटी है, वो आपको काफी अच्छा फोटो रियलिस्टिक इल्यूमिनेशन और शेडोज देती है। तो अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअल व्यू है जो आपको रियल लाइफ में मिलेगा। अब दूसरी बात, हमने जैसे रे ट्रेसिंग देख ली जो पिक्सल बेस्ड थी 3D रेंडरिंग के लिए। अब 3D रेंडरिंग में जो दूसरी बात थी जो पॉलीगन बेस्ड थी, उसमें हम स्कैन लाइन रेंडरिंग देख रहे हैं। ये कैसे करता है? ये ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट बेसिस पे चलता है, यानी कि ये ड्रॉ करता है हर एक पॉलीगन एक एक करके आपके स्क्रीन पे। तो इसके लिए सारे ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें कंटिन्यूअस कर्वेचर भी हो, जो टेसेलेटेड होने हैं पॉलीगन में। टेसेलेशन बताता हूं आपको, जो आपने ट्रायंगल्स ये से पॉलीगन से बनाया है ना, तो इसे टेसेलेशन कहते हैं। अगर इसके ट्रायंगल्स बढ़ा दिए जाए तो बोलते हैं बहुत ज्यादा टेसेलेशन है, अच्छा टेसेलेशन है, और कम कर दिया जाए यानी कि इसको ऐसे दो ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट कर दिए तो बोलेंगे टेसेलेशन कम है। तो टेसेलेशन ये होता है। तो पॉलीगन्स ये इनको टेसेलेट किया जाता है फाइनली किसमें? पिक्सल्स में। अल्टीमेटली तो पिक्सल से दिखाने हैं। तो इल्यूमिनेशन किस तरीके से देखा जाता है स्कैन लाइन रेंडरिंग का? इसमें लाइटिंग और शेडिंग, इसको हम कंप्यूट करते हैं लाइटिंग और शेडिंग को इस नॉर्मल वेक्टर से। नॉर्मल वेक्टर फिर हम क्या करते हैं कि जो लाइटिंग और शेडिंग है जो हम नॉर्मल वेक्टर से निकालना चाहते हैं, तो कलर को हम लीनियरली इंटरपोलेट करते हैं पॉलीगन सरफेस में। इंटरपोलेशन मतलब ये होता है दो पॉइंट के बीच में वैल्यू को जानना, दो पॉइंट मिले हैं तो उसके बीच में वैल्यू को जानना। तो हम कलर को भी इस तरीके से इंटरपोलेट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ शेडिंग टेक्निक्स है स्कैन लाइन रेंडरिंग के लिए। पहली है फ्लैट शेडिंग, दूसरी है ग्रो शेडिंग और तीसरी है फॉर्म शेडिंग। ये तीनों में सबसे अच्छा रिजल्ट फॉर्म शेडिंग देती है और ठीक ठाक रिजल्ट फ्लैट शेडिंग देती है, मीडिया का रिजल्ट आपको ग्रो शेडिंग देती है। किस तरीके से देखिएगा? फ्लैट शेडिंग का मतलब ये है कि जो कलर है पॉलीगन का उसमें हम सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आपके पास नॉर्मल वेक्टर अगर है तो हम सेंटर पे कैलकुलेट करते हैं और कंप्लीट पॉलीगन सरफेस उसको यूनिफॉर्मली हम लाइट कर देते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूं पहले, उसके बाद हम ग्रो शेडिंग में जाएंगे। मान लीजिए आपके पास ये एक पॉलीगन है, आप क्या करेंगे? इसका नॉर्मल लेंगे, इस नॉर्मल जो आपको निकला है सेंटर पे, तो जो सेंटर पे नॉर्मल निकल रहा है इस नॉर्मल के हिसाब से आप कलर निकालेंगे, ओके, और वो कलर भी सब जगह आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो केवल एक जगह निकाल के सेंटर ऑफ द पॉलीगन उस नॉर्मल के हिसाब से, और वो सारा का सारा आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जबकि ग्रुड शेडिंग में क्या होता है, आप नॉर्मल वेक्टर हर एक वर्टेक्स पे कंप्यूट करते हैं, तीनों वर्टेक्स, मतलब जितने वर्टेक्स हैं आपके पॉलीगन में n वर्टेक्स हो सकते हैं, अब इन वर्टेक्स पे कैलकुलेट करते हैं कलर और फिर आपको इसको इंटरपोलेट करते हैं पूरे आपके पॉलीगन में। जबकि फॉर्म शेडिंग में क्या होता है कि जो नॉर्मल वेक्टर्स है इनको इंटरपोलेट किया जाता है सरफेस में, यानी कि मान लीजिए आपका ये है तो सब जगह नॉर्मल वेक्टर्स इंटरपोलेट किए जाते हैं और उसके बाद कलर हर एक जो आपके हर एक नॉर्मल वेक्टर है वहां पर कलर निकाला जाता है जो नॉर्मल वेक्टर है और फिर उसको इंटरपोलेट किया जाता है। तो अगर रिजल्ट देखेंगे आप तो ये फ्लैट रिजल्ट ये देता है, ग्रो शेडिंग रिजल्ट ये देता है और फॉर्म शेडिंग देखिए आपको कितनी सुंदर, कितनी बेहतरीन विद रियलिस्टिक इफेक्ट दिख रही है आपको। अब व्यूइंग फ्रस्टम की अगर हम बात करें, वो सेगमेंट है 3D वर्ल्ड का जो रेंडर होना है, यानी कि मान लीजिए ये पूरा का पूरा आपका सीन है, आप करना चाहते हैं केवल इतना, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं आगे खींच लेता हूँ तो ये कैसे दिखाई देगा, ऐसे अब मैं इसको जोड़ देता हूँ तो एक फ्रस्टम की तरह दिखाई देगा ना, आपका कैमरा यहाँ पर है तो ये एक फ्रस्टम हो गया।
जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये आपका नियर क्लिप प्लेन है, फार क्लिप प्लेन है, ये फ्रस्टम की बात हो रही है, ये पूरा व्यूइंग वॉल्यूम है। तो जो सेगमेंट है जो आपको व्यू करना है उसे हम व्यूइंग फ्रस्टम कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट इसके बाहर होंगे, यहाँ इसके बाहर आ रहे हैं, उन सबको हम हटाएंगे, उन सबको हम किसी तरीके से दूर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बात आती है हिडन सरफेस डिटर्मिनेशन की, कि भाई कौन सी चीज हाइड हो रही है। मान लीजिए मैंने यहाँ एक बॉल रखा, उसके आगे मैंने एक कोन रख दिया, तो ये जो पोर्शन है तो मुझे दिखेगा ही नहीं ना, इसको कैसे हटाया जाए? क्योंकि सारे के सारे व्यूइंग फ्रस्टम में जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो तो दिखाई नहीं देंगे, जो पॉइंट ऑफ व्यू है कैमरे का जैसे बदलेगा वो। तो इसीलिए जो पॉइंट ऑफ व्यू है जहां से आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे, उसके बारे में जानना है। तो हिडन सरफेस डिटर्मिनेशन के लिए आपके पास दो एल्गोरिथम है, एक पेंटेस एल्गोरिथम है और एक जेड बफरिंग एल्गोरिथम है। तो पेंटर एल्गोरिथम करता क्या है, ये पॉलीगन बेस्ड है। पेंटर एल्गोरिथम पॉलीगन बेस्ड है। कैसे? जो पॉलीगन्स है, देखिए यहाँ पर आपको पहाड़ दिख रहा है, यहाँ पर कुछ हल्के से तालाब दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको वृक्ष दिख रहे हैं, यानी कि पेड़ दिख रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो डेप्थ है, मैं यहाँ पर हूँ, सबसे पास यहाँ पर सबसे पास मेरे क्या है, पेड़ है, फिर उसके बाद मेरे पास पानी है, उसके बाद लास्ट में जाके आपका क्या है, ये पहाड़ मतलब पर्वत श्रृंखला है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि जो पास में दिखाई दे रहा है उसको ले लेंगे, जो पीछे है उसको हम हाइड कर देंगे। अब ये पहाड़ इससे भी पीछे है, यानी वृक्ष के पीछे ये तालाब, तालाब के पीछे आपका पहाड़। तो जो पहाड़ है वो वृक्ष से तो ये छुप जाएगा और इससे ये छुप जाएगा। तो इस तरीके से पेंटर एल्गोरिथम पॉलीगन ओरिएंटेड है, उसका तरीका ये है। जबकि जेड बफरिंग का तकनीक क्या है, ये पिक्सल ओरिएंटेड है। जैसे आपने देखा पेंटर एल्गोरिथम पॉलीगन ओरिएंटेड है, जेड बफरिंग आपका पिक्सल ओरिएंटेड है। तो जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपके इस तरीके से ओवरलैप होते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरलैप हो रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो पिक्सल जो आपके क्लोजेस्ट है आई से या कैमरा से, उसी को लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम सबका यहां से डेप्थ स्टोर करते हैं, यानी कि आप यू विल हैव अ बफर वेयर यू स्टोर दिस जेड वैल्यूज, इसलिए जेड बफरिंग नाम है। जेड मतलब होता है हाइट। तो हम क्या करते हैं, सबका डेप्थ स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद जितने भी नई नई चीजें आ रही हैं उसका डेप्थ कंपेयर करते हैं जो स्टोर्ड है ऑलरेडी। तो जो डेप्थ है अगर उससे कम है तो उसे छोड़ देंगे, डेप्थ उससे ज्यादा है तो इसको छोड़ देंगे, ये वाले को दिखा देंगे। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मतलब ये होता है, देखिए अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन होते हैं, ऑर्थोग्राफिक है, पर्सपेक्टिव है, इस तरीके से कई तरह के प्रोजेक्शन होते हैं जिससे हम 3D को 2D में दिखा सकते हैं। इसमें बात यह है कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे आप देखते हैं, आपकी आंखें देखती हैं, वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। ये आपको 3D वर्ल्ड को 2D इमेज में तब्दील करता है। तो देखिए इस 3D को मैंने 2D में दिखाया तो भी ये 3D जैसा दिख रहा है। तो प्रोजेक्शन से आपका ये सेंटर प्रोजेक्शन है, यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन प्लेन में या एक्चुअल प्लेन में जो प्रोजेक्टर्स के थ्रू यहाँ पर आपको आपका 2D इमेज मिलेगी। तो अब देखिए कहाँ से शुरुआत की हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने पॉलीगन, पहले पॉइंट लिए, पॉलीगन बनाया, पॉलीगन के हम देखा उस पर टेक्सचर मैपिंग कर सकते हैं। टेक्सचर मैपिंग के बाद हमने देखा कि टेक्सचर मैपिंग के ऊपर हम कलर कर सकते हैं, कलर भी हमारे पास है कि हम नॉर्मल लेके कलर कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि तरीका क्या है दिखाने का, रे ट्रेसिंग है, रेंडरिंग का, और उसके बाद हमने स्कैन लाइन देखा। उसके बाद हमने फाइनली ये देखा कि अब हमको पीछे की चीजें भी तो हटानी है। उसके लिए हमने देखा कि किस तरीके से हम हिडन सरफेस रिमूव करेंगे, जिसमें हमने दो चीजें देखी, पेंटर एल्गोरिथम और जेड बफरिंग। तो ये है पूरी बात आपके, मैंने एक सीक्वेंस बता दिया आपको कि क्यों कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव था और कहाँ हम कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव को छोड़ के 3D ग्राफिक के ट्रिक्स एंड आपके टिप्स से हमने एक 2D इमेज प्राप्त की जो कि आपको रियलिस्टिकली 3D दिख रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी।